Good morning, teachers. I welcome you to my YouTube channel. So today I'll be discussing Unit 6, Business Management and Human Resource Management of the Commerce paper. This topic is useful to management candidates as well. Earlier, this topic was divided into two, but presently with the upgradation of syllabus in 2019, this topic has been merged into a single topic. So we have business management and human resource management. First, I would like to discuss the syllabus and then I'll move to a few questions. तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम अपने कॉमर्स का या पेपर वन कहीं का भी सिलेबस पढ़ रहे हैं तो हमें याद रखना है कि उसके सब टॉपिक्स क्या है, ठीक है। तो पहला भी यहाँ पर टॉपिक है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको पता है ये हम 11th 12th से स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे रहते हैं जो स्टैटिक रहते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते। तो यहाँ पर ये हमने टॉपिक कहाँ पढ़ा था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसको हम एक टाइम पर ओसी बोलते थे, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फिर हमारे टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इट्स कल्चर। ये भी हमने मैनेजमेंट के अंडर या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब हमें ये याद रखना है कि जैसे कि आप मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन करते, किसी ने एमकॉम इन अकाउंटेंसी की है या किसी ने किया है एमकॉम इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो जिन्होंने एमकॉम इन बिजनेस मैनेजमेंट किया है उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक टॉपिक पढ़ा है। और अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग के स्टूडेंट है तो आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी पढ़ा रहेगा। वो हो सकता है आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट था, ठीक है। तो यहीं पर हमको चैलेंज है कि हमें ये जानना है कि वो टॉपिक हमने कब पढ़ा था या हमने कभी नहीं पढ़ा था। अब जैसे मैं एमकॉम इन अकाउंटेंसी नहीं हूं तो हो सकता है मैंने बिजनेस फाइनेंस, डेरिवेटिव्स या फिर मैं बोलूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस्ड अकाउंटिंग कभी पढ़ी ही नहीं है। तो यहीं पर मैं आप सबको बोलती हूँ कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। हमें 200 मार्क्स में से 200 मार्क्स नहीं लाने हैं, ठीक है। आप 140 मार्क्स भी लाएंगे पेपर 2 में तो आप पेपर 1 को साथ में जोड़ के 70% पेपर 1 में और पेपर 2 में 140 मार्क्स तक लाएंगे तो भी आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर मैं एक यूनिट को स्किप करके जा रही हूँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैं कई और पर कंपेंसेट करूँ, ओके। क्योंकि मैंने जैसे कि हर वीडियो में बताती हूँ कि कॉमर्स पेपर 2 प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, इन द सेंस आई डोंट नो हाउ मेनी क्वेश्चंस पर टॉपिक विल बी आस्क्ड, which is generally very much decided in paper 1। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आप मार्केटिंग पढ़ के गए, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए, आपको बेनिफिट हो गया। हो सकता है आपने अकाउंटेंसी पढ़ी बट उसकी मुश्किल से सिर्फ 5 क्वेश्चंस आए, ओके। सो दिस इज वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पेपर डिफिकल्ट क्यों लगता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये आपको मेन टॉपिक्स को पकड़ना है क्योंकि यहीं से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन। अब जब यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन लिखा है तो मतलब सेंट्रलाइजेशन भी पढ़ना है, ठीक है। तुरंत आप जब ये टॉपिक को पढ़ते हैं आपको रियलाइज होना चाहिए कि आपने अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में ये टॉपिक कहाँ पढ़ा था। नेक्स्ट हमारे पास मोटिवेशन एंड लीडरशिप एंड गवर्नेंस है। अब आपको पता है मोटिवेशन की थियोरीज है, लीडरशिप की थियोरीज है, गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, बिजनेस एथिक्स है। आजकल एक स्पेशलाइज टॉपिक है, सब्जेक्ट है ये पूरा, या हमने मैनेजमेंट बिजनेस या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही है। मोटिवेशन एंड लीडरशिप कॉन्सेप्ट एंड थियोरीज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, जिसके अंदर एक कॉन्सेप्ट रोल एंड फंक्शंस ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जिसको हम एचआरपी एक पूरा सब्जेक्ट बोलते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पूरा एक सब्जेक्ट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी पूरा आपको एक सब्जेक्ट मिल जाएगा एक सेमेस्टर में, सक्सेशन प्लानिंग। अब जब मैं सक्सेशन प्लानिंग कर रही हूँ तो क्या पर वहां पर रिप्लेसमेंट भी कुछ है? सक्सेशन प्लानिंग क्या है ये हम सबको समझ आना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है हेडिंग कंपनसेशन मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी, वेजेस और कंपनसेशन, ठीक है। या इन सब में कोई डिफरेंस है ही नहीं। व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेडिशनल मेथड्स, न्यू मेथड्स। कंपनसेशन मैनेजमेंट में जॉब इवैल्यूएशन, इंसेंटिव्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। अब ये जो फ्रिंज बेनिफिट्स है क्या ये वॉलंटरी है, क्या ये इनवॉलंटरी है, या ये कंपल्शन है, ठीक है, या इसके ऊपर कोई एक्ट बेस्ड है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूडिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस, इसका मतलब ट्रेडिशनल और
हमारे न्यू मेथड्स ऑफ अप्रेजल, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। क्या अदर इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में लड़ाई हो जाती है वर्कर्स और मैनेजमेंट की, उसको सॉल्व करने का कोई तरीका है। ठीक है, आर्बिट्रेशन क्या है, पर्सनैलिटी जिसके अंदर बताया परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशंस, ग्रुप डायनामिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब जब मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स भी रह गए। ठीक है, या फिर उसमें और क्वेश्चन बन सकता है कि आप स्ट्रेस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, या स्ट्रेस क्यों हो रहा है। तो जब भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं आप देखिए उसके अंदर कितने सब टॉपिक्स है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ये अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग में पढ़ाते हैं या पढ़ चुके हैं तो ये आपको एक हर सेमेस्टर में एक डिफरेंट सब्जेक्ट बन के मिला है। और अगर आप बीकॉम स्टूडेंट, आप सबने ये नहीं पढ़ा है तो हम ये जाके मास्टर्स लेवल में पढ़ते। ठीक है, अब आप लोगों ने कल मेरी वीडियोस को बहुत अप्रिसिएशन दिया। मुझे ये भी पूछा गया कि मैम आप मैनेजमेंट के ऊपर भी प्लीज वीडियोस बनाइए। तो जैसे कि आपको पता है कॉमर्स और मैनेजमेंट थोड़ा सा ओवरलैपिंग है या इंटर रिलेटेड है, तो कुछ टॉपिक्स जो कॉमर्स के लिए है वो मैनेजमेंट को भी सुटेबल है। तो आप जरूर मेरी वीडियोस देखिए अगर आप मैनेजमेंट के लिए भी अपियर कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि अभी मैंने वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने बताया कि एग्जाम की डेट आ गई है, तो 16 जून का एग्जाम है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। आज संडे, अगर आप लोग सब घर पर है, फ्री है, तो थोड़ी छुट्टी मनाने से पहले फॉर्म भर लीजिए। उन्होंने फॉर्म की डेट दे दी है, पेमेंट डेट भी दे दी है, और ये भी उसमें क्लैरिटी है कि अभी पीएचडी के लिए भी नेट को क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, हम अपने स्टेट गवर्नमेंट की रेगुलेशन के लिए वेट करेंगे। बट यस, आप जैसे आप सबको पता है कि अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन होते हैं तो हमें नेट सेट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तो ये मत सोचिए कि मुझे पीएचडी के लिए हेल्प होगी या पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा। आप ये देखिए कि आपको अपने करियर के लिए पीएचडी भी करनी होती है और फिर आपको नेट सेट भी करना जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते, ये सिलेबस था। मैं पेपर 1 की प्लेलिस्ट, पेपर 2 की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि सिलेबस को हमें कैसे स्टडी करना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। अब जैसे ये टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो हम एचएससी की बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए एचएससी की बुक में मुझे एसपी नहीं पढ़ना है, क्योंकि एसपी और इस टॉपिक का कोई रिलेशन नहीं है, बट यस ओसी का रिलेशन है। ठीक है, मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आ जाती हूँ तो हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, फिर मैंने जैसे बताया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, या फिर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है। ओके, तो ये आपको जानना जरूरी है कि हमें ये टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने। और जैसे कि मैं हर बार रिपीट करती हूँ, सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई होने के लिए नहीं पढ़े, कल आप भी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल को पढ़ाने वाले हैं, तो आप भी कभी भी कोई टॉपिक पढ़े तो इन डेप्थ जरूर पढ़े। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस रीसेंट अटेम्प्ट के, कुछ सेट के क्वेश्चंस रह गए, कुछ नेट के क्वेश्चंस रह गए। और याद रखिए, नेट सेट का एक ब्यूटी है, या आप उसको बोलिए चैलेंज है हमारे लिए, कॉन्सेप्ट्स तो रिपीट हो गए बट क्वेश्चंस वेरी रेयरली रिपीट होते। ठीक है, तो इस बार अगर क्वेश्चन की फ्रेमिंग, असर्शन एंड रीजनिंग में किए तो हो सकता है सेम कॉन्सेप्ट को वो अगली बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछे या मैच द कॉलम फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ठीक है, ये असर्शन और रीजनिंग नहीं है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 कह रही है सेटिस्फाइड एम्प्लॉय में बी हाईली डिसएंगेज्ड। तो जब ये वर्ड आ गया डिसएंगेज्ड, इसका मतलब इसका ऑपोजिट है एंगेज्ड। ठीक है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अभी आपने जैसे मैं बोला एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, तो आप वो नोट डाउन कीजिए, उसके ऊपर स्टडी कीजिए। एम्प्लॉय एंगेजमेंट में फिर थियोरीज होगी, फैक्टर्स होंगे, तो यहाँ पर आपको पता लगता है कि एक टॉपिक के साथ कितने डिफरेंट टॉपिक्स जुड़े हुए। स्टेटमेंट 2 बोल रही इट इज पॉसिबल टू फील एंगेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट द जॉब। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, अब हमें नीचे 4 ऑप्शन दिए। अब मुझे ना क्या करना है इसमें, अगर मुझे लगता है एक भी स्टेटमेंट करेक्ट है तो उसके बेस पर मैं अपना आंसर फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो अब पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, सेटिस्फाइड एम्प्लॉय में बी हाईली डिसएंगेज्ड। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड हो तो कभी भी आप डिसएंगेज नहीं होगे, आप हमेशा इंगेज्ड होगे। एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या कहती है कि एम्प्लॉय इज मोटिवेटेड टुवर्ड्स द वर्क, एम्प्लॉय रिस्पेक्ट द वर्क, एम्प्लॉय अपने जॉब में हैप्पी है तो डेफिनेटली वो इंगेज रहेगा ना। अब जैसे मुझे पूछा जाता है मैम सबसे डिफिकल्ट काम क्या है टीचिंग में, तो हमारे पास रोज बहुत काम रहेंगे। ठीक है, कभी पेपर वर्क है, कभी बच्चों को कोई कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कराना है या सिलेबस के लिए प्रिपेयर कराना है, बट मैं बोलूंगी सबसे डिफिकल्ट क्या है, एक डिसएंगेज स्टूडेंट को पढ़ाना। क्योंकि आप कितने भी अच्छे हो गए, अगर बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है,
तो वहां पर हम उनको कुछ भी नहीं कर सकते। तो वैसे ही हमारे पास एम्प्लॉय इंगेजमेंट है, जैसे स्टूडेंट इंगेजमेंट होता है, तो यहाँ पर हाईली डिसंगेज मतलब आप सेटिस्फाइड होकर डिसंगेज नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होनी ही चाहिए। अब मैं ऑप्शंस में जाती हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट आंसर नहीं होनी चाहिए बिकॉज आई एम 100% श्योर दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मूविंग ऑन टू द सेकंड ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट एंड वन, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी तक तो मैंने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है। तो जब आप ऐसे घाई में पढ़ते क्वेश्चन और ऑप्शंस एनालाइज नहीं करते, तो अब इसको होल्ड पर रखते। ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब मुझे श्योर है कि स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 शुड ऑल्सो नॉट बी द आंसर। तो अब पढ़ लेते स्टेटमेंट 2। इट इज पॉसिबल टू फील एंगेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट द। यस, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन से आप बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं, अच्छे से काम करें, बट अपने जॉब के लिए नहीं। पॉसिबिलिटी है ना, जैसे अभी हम कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड नेम के लिए ज्वाइन करते, आई एम वेरी हैप्पी टू स्टेट दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट मे बी आई एम नॉट लाइकिंग माई जॉब। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसे मैंने एनालाइज किया, तो मेरे हिसाब से कोडिंग नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, तो मैंने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन को रीड किया, थोड़ा सा पॉज लेके उसको एनालाइज किया, मीनिंग्स ढूंढे और मैंने आंसर को फाइंड आउट किया। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। अगर अब आपको लग रहा है ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, तो ट्रस्ट मी, 50% ऑफ द पेपर इज इजी। ठीक है, और 50% डिफिकल्ट रहता ही रहता है। अगर 50% मैंने मेहनत कर ली, तो 30% की और मेहनत मुझे किसके लिए करनी है, जेआरएफ क्वालिफाई करने की। ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, पॉज लेके रीड कीजिए। मैं अगर एक क्वेश्चन को भी 5 मिनट लेके एक्सप्लेन कर रही हूँ, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आपको अपनी रीडिंग हैबिट को भी इंप्रूव करना है, लैंग्वेज पर भी कमांड होना जरूरी है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन है स्टेटमेंट नंबर 4। मैंने करेक्ट आंसर भी यहाँ मार्क करके दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस स्ट्रेसेस दैट देयर आर नो यूनिवर्सल रूल फॉर मैनेजर्स। यहीं पर हिंट है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से मैनेजमेंट को पढ़ा है, तो यहीं पर आपका आंसर आपको मिल जाता है। वो कह रहे कौन सा अप्रोच बता रहा है, नो यूनिवर्सल रूल फॉर मैनेजर्स टू फॉलो इन ऑर्डर टू परफॉर्म द जॉब। तो ये कंटिजेंसी रहती है अप्रोच। कंटिजेंसी अप्रोच, आप कंटिजेंसी थियोरी ऑफ लीडरशिप पढ़े, वो कहते हैं सिचुएशन वाइज हम बिहेव करते हैं, सिचुएशन वाइज हमें डिसीजन लेने। ठीक है, बच्चे अगर हमारा घर में छोटे बच्चे, तो उनको लाड प्यार की भी जरूरत है, और वो गलत काम करे तो उनको बताना भी है कि वो गलत है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू शुड टेक द डिसीजन। तो यही कॉन्सेप्ट कॉन्टिजेंसी में फॉलो होता है। अब ये अप्रोचेस की बात करें, तो जब आप बुक लेंगे बिजनेस मैनेजमेंट की, तो आपको पता लगेगा वहां पर थियोरीज है, और उसमें एक आती है कंटिजेंसी थ्योरी। ओके, तो अभी क्वेश्चन को वापस में रीड कर रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस, मतलब ये अप्रोचेस है। स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस यहाँ पर मतलब स्ट्रेस लेना नहीं, कौन सा इसमें से फोकस करता है कि कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है मैनेजर्स को फॉलो कर। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू हैव टू रिएक्ट, यू हैव टू टेक डिसीजन। सो द करेक्ट आंसर हियर इज कंटिजेंसी। ठीक है, एम्पिरिकल नहीं है, मैथमेटिकल नहीं है, सिस्टम है। अब मेरी सजेशन आपको क्या है, एम्पिरिकल क्या होता है, ये वर्ड क्या है, ये कौन से सब्जेक्ट में आ रहा है। अगर आप रिसर्च पढ़ेंगे तो एम्पिरिकल रिसर्च है। ठीक है, तो देखिए, कीप योर आईज ईयर्स ओपन, ऑब्जर्व करिए। हो सकता है अभी एम्पिरिकल रिसर्च पर अगली बार आपको क्वेश्चन आ जाए जो आपको मैनेजमेंट से पता लगा। ठीक है, मैनेजमेंट का अगर वो आंसर नहीं था, तो वो टॉपिक रिसर्च में था। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, और वो कहीं ना कहीं 4 आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are creative problem solving characteristics of effective managers? ठीक है, तो मैनेजर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ये ना, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑफिसेज में काम किया ना, तो भी आप इसका आंसर दे सकते। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, मतलब प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, बट क्रिएटिव मेथड में। जब हम क्रिएटिव की बात करें, तो इसका मतलब मेरे ट्रेडिशनल ऑप्शंस इसके आंसर नहीं बनेंगे। ओके, तो लेट्स रीड द ऑप्शंस। ए कॉग्निटिव स्टाइल, बी कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक, सी डाइवर्जेंट थिंकिंग, और डी है एक्टिविटी बैलेंस। ठीक है, अब कोडिंग देख लेते हैं। ए एंड सी बोला है, ए सी एंड डी बोला है, बी एंड सी बोला, और बी सी एंड डी। अब मुझे पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या कॉग्निटिव स्टाइल क्या है, या कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक्स क्या है, या डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है। तो हम पहले स्टडी कर रहे थे ऑप्शंस को। ठीक है, तो मुझे देखना है, देखो मोड्स ऑफ थिंकिंग, एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या है, यू यूज योर इमेजिनेशन। ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं क्रिएटिविटी, और थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं।
और कन्वर्जन में क्या होता है, ट्रेडिशनल लॉजिक मेथड आप यूज करें, ठीक है। अब इसी इमेज पर मैं 15-20 क्वेश्चन फ्रेम कर सकती हूँ। क्या डाइवर्जेंट थिंकिंग का दूसरा नाम है, क्या कन्वर्जेंट थिंकिंग का दूसरा नाम है, लॉजिक कहां पर यूज हो रहा है, इमेजिनेशन कहां पर यूज हो रही है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग किसका कॉन्सेप्ट बन सकता है, लीनियर थिंकिंग किसको बोलते हैं, एनालिटिकल किसको बोलते हैं, थिंकिंग आउटसाइड का बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है मोड्स ऑफ थिंकिंग। तो अगर आज आपने मोड्स ऑफ थिंकिंग कुछ नया सीखा है, तो व्हाट इज योर ड्यूटी, open the books or go to Google, simply search, but ensure that whatever you read or from wherever you read, it is an authentic source. क्योंकि अगर आज मैंने आपको गलत आंसर बताया और या तो आपने गूगल से गलत आंसर ढूंढा, तो हो सकता है एग्जाम में भी आपके 2 मार्क्स का नुकसान हो जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक्स। अब कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक्स क्या कॉन्सेप्ट है, ये 4 ऐसे फैक्टर्स है जो हमें एक ब्लॉक बना के रखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। मतलब ये प्रिवेंट करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते क्रिएटिव मेथड से। तो पहला है कॉन्स्टेंसी, जिसके अंदर लिखा है वर्टिकल थिंकिंग, वन थिंकिंग लैंग्वेज। और राइट साइड में आप देखेंगे तो लिखा है यू आर डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम इन ओनली वन वे विदाउट कंसिडरिंग द ऑल्टरनेटिव। आप एक ही एंगल से स्टडी करते, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पावर्टी। पावर्टी एक ऐसा टॉपिक है जो हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ सकते हैं, सोशियोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स में भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा तरीका देखने का अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टेंसी में क्या होता है, आप प्रॉब्लम को डिफाइन करें बट आप उसको ऑल्टरनेटिव्स नहीं चेक करें। कमिटमेंट कौन सा फैक्टर है, स्टीरियोटाइपिंग बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, इग्नोरिंग कॉमनैलिटीज, ठीक है। अभी जैसे हो सकता है मुझे किसी स्टूडेंट ने प्रॉब्लम दी, ठीक है, और उस बच्चे में कोई ऐसी सिमिलैरिटी मुझे देखी जो अब मुझे दूसरे स्टूडेंट ने भी प्रॉब्लम दिया तो सेम। तो हम क्या करते हैं, स्टीरियोटाइपिंग, ये बच्चे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब जो क्लास में रोज लेट आएगा तो हम बोलेंगे ना कि ये देखो लेट आते तो आगे जाके ऑफिस में कैसे टाइम पर पहुंचेगी। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कॉलेज में लेट आ रहे तो आगे जाके ऑफिस में भी लेट जाए, बट क्या हो जाता है हम एक स्टीरियोटाइप बना देते हैं बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर कमिटमेंट में क्या लिखा है, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स आर सीन ओनली एज द वेरिएशंस ऑफ द पास्ट प्रॉब्लम्स, फेलिंग टू परसीव कॉमनैलिटीज अमंग एलिमेंट्स दैट इनिशियली अपीयर टू बी डिफरेंट, ठीक है। तो हम प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि इट इज अ वेरिएशन ऑफ द पास्ट प्रॉब्लम। थर्ड फैक्टर क्या है, कंप्रेशन, डिस्टिंग्विशिंग फिगर फ्रॉम ग्राउंड, आर्टिफिशियल कॉन्स्टेंट्स, वी आर नॉट फिल्टरिंग आउट इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन और फाइंडिंग नीड इंफॉर्मेशन, डिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ अ प्रॉब्लम टू नैरो। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाउंड्रीज प्रॉब्लम की बहुत नैरोली बना रहे हैं, ठीक है। हम फिल्टर नहीं कर रहे, जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको नहीं ले पा रहे। और कॉम्प्लेसेंसी है जो लास्ट है, इसमें वी आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, आप बायस टुवर्ड्स एक्टिविटी इन प्लेस ऑफ। कॉम्प्लेसेंसी जनरली क्या होता है, आप इतने सेल्फ सेटिस्फाइड है कि आपको कुछ और कर देखना ही नहीं, ओके। तो ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, 4 फैक्टर्स है इसके अंदर जो प्रिवेंट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। क्यों, क्योंकि ये हमने जो भी रीजंस पढ़े। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग बी और सी होना चाहिए, कॉग्निटिव स्टाइल बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं है। तो जब मुझे लगता है ए ऑप्शन नहीं है, तो मैं ऑप्शन नंबर 1 कोडिंग 1 एलिमिनेट, कोडिंग नंबर 2 एलिमिनेट कर देती हूँ, क्योंकि उन दोनों में ए। मुझे 100% श्योर है डाइवर्जेंट थिंकिंग आंसर में आना चाहिए। अब उन्होंने सी में तो सबको दिया है, मुझे 100% श्योर है कि कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक भी आना चाहिए। तो कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक सिर्फ थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में है। तो अब मैं जब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को एनालाइज करती हूँ, तो ऑप्शन नंबर डी एक्टिविटी बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनता है कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक्स, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आज मैंने आपको ये 5 मिनट में कितने सारे कॉन्सेप्ट्स कराए, कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक, फिर मैंने आपको डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग बताई, फिर हमने क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्रिएटिविटी पर पूछा है तो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी होंगे, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन पढ़े आप देखिए उसके अंदर आप 4 कॉन्सेप्ट्स तो उसी टाइम पढ़ के जा रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज मैच द कॉलम। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में अगर हेडिंग्स नहीं दिए तो ठीक है, अगर हेडिंग्स दिए तो सबसे पहले हेडिंग को पढ़ लिए। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि व्हाट इज द सिंपल वे टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर मैच द कॉलम। सो हियर द करेक्ट मेथड इज कि आप कोई भी एक ए बी सी डी या 1 2 3 4 में से लिस्ट में से एक कंफर्म आंसर देख लीजिए। मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की जिससे आंसर बनता है, या आप लिस्ट 1 पहले पढ़ सकते हैं या लिस्ट 2। देखिए स्ट्रक्चर्स के ऊपर पूछा तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन दी है राइट साइड पर। तो अब मैं पढ़ती हूँ, ए सिंपल स्ट्रक्चर, बी फंक्शनल स्ट्रक्चर, सी टीम स्ट्रक्चर और डी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लिस्ट 2 में मुझे उसकी डेफिनेशन है, अ स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी टू कंटिन्यूअसली अडेप्ट एंड चेंज। जब हम कंटिन्यूअसली अडेप्ट एंड चेंज करें इट मींस वी आर लर्निंग, तो तुरंत मुझे क्लिक होता है DN1।
I'll quickly go to the options, check where D and 1 are matching. So it is only in option number 2 and 4. So I can quickly eliminate option coding number 1 and 3. But what my suggestion is, जैसे अभी तो मैं आपको क्वालिफाई हो चुकी हूँ, एक्सपीरियंस तो बता सकती हूँ, इतनी तुरंत आंसर ढूंढ रहे, बट एग्जाम में कभी भी ये गलती नहीं कीजिए, पहले चारों ऑप्शंस को एक बार रीड कीजिए, बिकॉज समटाइम्स इन एक्साइटमेंट और अरे ये तो कितना इजी क्वेश्चन है, हम गलत आंसर मार्क कराते हैं. ठीक है, रीड करते स्टेटमेंट नंबर 2 लिस्ट 2 पर, अ स्ट्रक्चर इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ वर्क ग्रुप्स. तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो बटे हुए. थर्ड, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट ग्रुप सिमिलर ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटीज. तो कुछ स्पेशल है यहाँ पर ऑक्यूपेशनल की बेस पर. और फोर्थ बोल रहा है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन विथ लो डिपार्टमेंटलाइजेशन, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड लिटिल फॉर्म. तो ये हमारा होता है सिंपल स्ट्रक्चर. तो अब देखते हैं ए और 4 कहाँ मैच हो रहा है और डी और 1. तो अगर आप ये ऑप्शन देखेंगे तो ये सिर्फ 4 कोडिंग में मैच हो रहा है. तो हियर द फोर्थ ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर. सो लेट्स रीड. सिंपल स्ट्रक्चर मैच हो रहा है फोर्थ से, मतलब इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन विथ लो डिपार्टमेंटलाइजेशन, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड लिटिल फॉर्मलाइजेशन. फंक्शनल स्ट्रक्चर मैच हो रहा है थर्ड से, क्योंकि ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटीज बोली है. टीम स्ट्रक्चर किससे मैच हो रहा है 2 से, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को वर्क, आप टीम वर्क तो करते हैं. और डी मैंने पहले ही बता दिया था मैच हो रहा है 1 से. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, मुझे मीनिंग पता था, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. ठीक है, हम नहीं भी पढ़ के गए थे तो कुछ अपनी कॉमन सेंस लगा सकते हैं. हम जब पीजी लेवल क्रॉस कर चुके हैं, इनफैक्ट यू शुड कॉन्ग्रेचुलेट कि एटलीस्ट आप नेट सेट को अटेम्प्ट करने के लेवल पर आ गए. अब देखिए मैंने इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए. अब मैं सिलेबस पर जाऊं तो आप बता सकते हैं कहाँ से क्वेश्चंस पूछे. देखिए सबसे पहले उन्होंने, हमारे पास अभी जो लास्ट क्वेश्चन था वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था, उसमें ऑप्शंस में स्पैन ऑफ कंट्रोल दिया था, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस दिया था बराबर. हमें कंटिजेंसी थियोरी पर क्वेश्चन था तो वो लीडरशिप थियोरीज में आ जाएगा आपको. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से क्या पूछा गया था कुछ, तो आप देख सकते हैं. कंपनसेशन मैनेजमेंट पर अभी फिलहाल मैंने कोई क्वेश्चन नहीं था, बट आप देखिए कि क्वेश्चंस यही से बन रहे हैं. ऐसा नहीं है कि कहीं से पूछते, अभी एक बार वो एथिक्स पर पूछ लेंगे, एक बार मैनेजमेंट थ्योरीज पर पूछ लेंगे, एक बार स्पैन ऑफ कंट्रोल पर पूछ लेंगे, कभी सेंट्रलाइजेशन, कभी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑन द जॉब. ठीक है, अगर आप मैं को बोलूं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिक्रूटमेंट, व्हाट इज सिलेक्शन, उसके मेथड्स, उसके प्रोसेस. ठीक है, हर बार आप क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसके बाद उसके क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम सबको आता है, हम काफी साल से पढ़ा भी रहे. बट अगर हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो चारों ऑप्शंस हमें सेम दिख रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस में कमी रह गई है. ओके, तो कोशिश कीजिए आप इसी अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए. एक तो हमारे पास न्यू नोटिफिकेशन में आपने देखा अभी ऑफलाइन एग्जाम बता रहे, वो पेन एंड पेपर मोड है. हम ये ना सोचे कि पेपर को ऑनलाइन था या ऑफलाइन था, या अच्छा हो गया ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन मुझसे नहीं होता था. आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है. और अगर आज आप अब से ट्राई करने लगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मेरी पुरानी वीडियोस आप चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट है मेरे पेपर 1 और कॉमर्स पेपर 2 की. कॉमर्स वाली आपको मैनेजमेंट वाले कैंडिडेट्स को भी हेल्प कर देगी. और आपको एक बात और याद रखनी है कि पेपर का लेवल कितना भी डिफिकल्ट हो, मुझे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है. और अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 45 डेज है, तो हम मेहनत रिवीजन पर करें. ठीक है, मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट. फिर मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. मैं हमेशा बोलती हूँ उस टॉपिक से पढ़िए जिससे आपको प्यार है, क्योंकि क्या होता है इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. और अगर आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे तो डेफिनेटली आपको लगता है कि चलो एटलीस्ट 100 में से मेरे 10% मार्क्स आ गए. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक, यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रिपरेशन. फॉर्म भरना मत भूलिए, लास्ट डेट का मत वेट कीजिए. एंड ऑल द बेस्ट.